हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? केम छो? मज़े में छो? ओके आई होप अच्छे हो गए। और सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है टारगेट विद रामा यानी कि TWR की इस परिवार में। चलिए शुरू करें आज की क्लास को। ओके कल हम कंप्लीट कर चुके थे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन लोगों का टर्न है 61 से आगे की गाड़ी को लेके चलना और क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलना। सबसे जो बात है वो घटना चक्र आपकी कराई जा रही है। घटना चक्र में क्या होता है ना, जो GS के पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चंस होते हैं वो सब रिपीटेड होते हैं, कैसे कैसे दिए होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए होते हैं वो सब दिया होता है। और इनको करने से सबसे ज़्यादा जो हमको मदद मिलती है वो GS को मजबूत करने में। ठीक है ना? करें स्टार्ट? जी सर, बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और हमें क्वेश्चंस भी देखने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 61वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित। तो बच्चों एक मैं आपको इसको बता दूं, आप जो भी बच्चों इसको आप अगर देख रहे हो कोई सीरीज को, तो आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे मैं एक छोटी सी चीज़ चाहता हूं कि आप एक शेयर जरूर किया करें। ये क्लासेस अभी आपको इतनी खास नहीं लगेंगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी। जब जब आपका एग्ज़ाम नियर होता जाएगा, जब जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा, आप इनको ढूंढोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इनको ढूंढोगे कि हम GS कहाँ से करें। इसलिए अपनी रेगुलरिटी बना के रखें। 90 डेज हार्ड चैलेंज जो हमने लिया है उसको हमारे साथ कंप्लीट करें। ठीक है? देखिए 61वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार की तरफ चलते हैं बच्चों। 21 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 21 और 22 तक। ठीक है ना? कल हम कंप्लीट कर चुके थे ना। एक तो 21 वाला होगा जीवन का अधिकार और 22 वाला जो आपका जो दो सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या है? ये 23 और 24 में है। 23 और 24 में याद रखिएगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। बिल्कुल ठीक है, मानव का जो देह है उसका व्यापार और जो बंधुआ मजदूरी होती है बेगारी, उसी में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसी के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये नहीं आएगा बच्चों। अस्पृश्यता का तो 17 में आता है और 17 किसके अंतर्गत आता है बताइए मुझे? समानता के अंतर्गत। तो ये थोड़ी आ जाएगा, दूसरा हटा दीजिए। तो जिसमें 2 है उसे हटा दीजिए और आंसर हो जाएगा आपका 1, 1 और 4। यानी कि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध भी इसी में आता है। तो आपके पास कितने आते हैं बताइए मुझे? एक तो ये हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। तो ये आपके आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, यानी कि ये 23 में और ये 24 में। ठीक है? चलिए, तो इसमें यही दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। 23 में मानव और दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। चलिए, कितनी बार आया क्वेश्चन है? 17 में, 15, 5 में और फिर भी आया हुआ क्वेश्चन है UPSS में आगे भी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध? इधर देखिए, इधर हेलो, इधर देखिए, बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखो आँख खोलिए, सबसे पहले तो आँख खोलो योजना, मुंह धो लो योजना, पानी मारो फटाफट। खुल गई ना? ऐसा तो नहीं है सर मैं तो सोऊंगा पहले जब देखूंगा। आप कौन होते हो कहने वाले? अरे भाई मैं कोई नहीं होता कहने वाला। आँख खोल लीजिए, आ जाइए इधर, वरना 2 ठोकर ऐसे लगेंगे जीवन में, आँख भी खुल जाएंगी अच्छे से। देखिए टाइम स्पेंड नहीं करना है तो तक। ओके मजाक करो भाई। देखिए कौन सा अनुच्छेद 24, कौन सा है बच्चों? अनुच्छेद 24, कौन सा? 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें कितना दे रखा? 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को यदि किसी कारखाने में या खान में लगाया जाता है उसे तो उसकी रक्षा करता है ये अनुच्छेद, ध्यान रखना है इसको। 63 में क्या कह रहा है? 24 अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, ऐसा निषेध है बिल्कुल पूरी तरीके से निषेध करता है ये, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत निषेध करेगा या फिर उस पर कुछ युक्त निषेध करेगा या फिर नैतिक निषेध करेगा। नहीं भाई, पूर्ण निषेध। बच्चे लगेंगे नहीं तो लगेंगे नहीं 14 वर्ष से कम आयु के कहीं भी, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको कहीं दिखता है कि एक ऐसा कारखाने में जिसमें बहुत हजार्डस है, फैक्ट्री है कोई भी, अगर उसमें 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम कर रहा है
किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पर भी, तो तुरंत अनुच्छेद 24 के तहत आप उस बंदे को गिरफ्तार करवा सकते हैं, उस बंदे को आप सजा दिलवा सकते हैं। ओके, देखिए, किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए 64वां देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में, फिर वही तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। चलिए आगे देखिए, मूल अधिकार से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में, फिर वही बालकों के शोषण, कौन सा बालकों के शोषण, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। याद हो गया ना, 23 और 24 याद हुए, हेलो याद हुए, 23 एंड 24 अनुच्छेद याद हुए, 24 तक अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना जी सर, कंप्लीट हो चुके हैं। ओके ओके, 66 देखिए, यहां पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 100 करोड़ लोग, यहां पे देखिए अपनी स्क्रीन पर ये रहा पूरे 100 करोड़ रुपए के लिए आईसीसीपीआर के अनुच्छेद कौन से में बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, बताइए मुझे। यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में कौन से अनुच्छेद में बाल अधिकार, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के देखो, कान पकड़ेगा आपका, कभी इधर से पकड़ेगा तो कभी कान ऊपर से पकड़ेगा, लेकिन पकड़ेगा वही कान, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। ओके ओके बच्चों जी, बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो होना नहीं है, देखो चैलेंज है, लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं होना है, और बोर होने के लिए इसमें कुछ नहीं है। आप तो यार खिलाड़ी हो, और खिलाड़ी तो अच्छे से खेलते हैं। 67 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड, देखो आगे का आ गया, देखिए दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। बताइए मुझे, दोष सिद्धि का अधिकार है अनुच्छेद 20 में, कौन से, अनुच्छेद 20 में। कैसे है, इसको थोड़ा सा मेरे साथ क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि कभी कभी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार, कितने, 22 के अनुसार, ये क्या हो गया, 22 के अनुसार, ये 22 नहीं है, 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने चालान कट गया, आपका छोटा सा चालान कट गया आपकी बाइक वगैरह का, तो एक बार ही कटेगा, जब तक वो भरा नहीं जाएगा उसे कई बार नहीं काटा जा सकता। तो ऐसे ही है ये भी, कैसे, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी ने कोई अपराध कर लिया तो हो ठीक है, अब किसी अपराध के लिए अभियुक्त, यानी कि जो अभियुक्त है वो किसी व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यानी कि अपने विरुद्ध साक्षी होने से बाध्य नहीं कर जाएगा, तो ऐसा भी है, इसको भी याद रखिएगा। 68वां देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, मान ले आप ही अपराधी हो और आपको ही गवाही देनी पड़े अपने खिलाफ, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अनुच्छेद है, उससे संरक्षण प्राप्त है। कौन सा है, अनुच्छेद 20(3). कौन सा है बच्चों, अनुच्छेद आर्टिकल 23। ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर। 69 देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा सर। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है? सर ये क्या दे दिया आपने, इतना हार्ड क्वेश्चन हमसे तो नहीं होगा। देखो ये क्या है सर, आपने तो हैप्पी बर्थडे कर दिया हमारा, इतना हार्ड क्वेश्चन देके। अरे सर अब तो मैं आपसे भी ज़्यादा आगे हूँ। ये हो जाएगा अनुच्छेद 20, अभी पढ़ा है मैंने, अनुच्छेद 20। वेरी गुड। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखो अनुच्छेद 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ जाइए अनुच्छेद 22 की तरफ। क्या कह रहा है ये? कोई व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी के बाद जो उसके अधिकार होते हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वो अनुच्छेद 22 में हैं। और क्या अधिकार है वो? देखिए अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को, हेलो इधर देखिए बच्चों जी, इधर देखिए, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से
यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। सीधी सी बात है, आसान सी भाषा में, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र उसे अवगत कराया जाएगा, तुरंत जल्दी ही उसे बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, याद रखिएगा। या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी रक्षा करना चाहता है, किसी वकील को करना चाहता है तो आप करने नहीं दे रहे हो, उसके पास अधिकार है, वो वकील वगैरह भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 20 और 22 आपके क्लियर होने चाहिए। अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है बताइए मुझे। स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, बिल्कुल गलत, वो तो दूसरे वाले में हो जाएगा, आगे वाले में हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। देखो उसके बाद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ऐसा है क्या? बिल्कुल। 22 का 2 क्या कह रहा? संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो इसका बच्चों सी हो जाएगा। कैसे? ये तो बिल्कुल ठीक है। स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी कि स्वयं का वकील कर सकता है। उसके बाद निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक, ऐसा है आपको 3 महीने से ज़्यादा बिगर, अगर आपका मतलब आपका कोर्ट में है तो 3 महीने से ज़्यादा आपको नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखना। निवारक निरोध को उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। उसके बाद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव, 22(1) क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे जितनी जल्दी हो सके। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आपको ना क्लियर होना चाहिए ये वाला अनुच्छेद, याद रखिएगा। 22 यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, यहाँ से आपको गिरफ्तार किया गया आपके घर से, और ये डीएम का मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, मान लीजिए, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में लाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त विधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। याद रखिएगा, कोर्ट की सहमति आवश्यक है, वरना आपको रिमांड बोलते हैं ना, रिमांड पर नहीं रखा जाएगा या फिर आपको कारावास में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है? यह प्रावधानित करता है 22(7) कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, अन्य प्रसंगत युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, 22(7) ये कहता है। फिर वही प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। बताइए मुझे कितने? 3 माह, बस 3 माह। पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा था ना हमने प्रत्यक्ष बंदीकरण में, क्या पढ़ा था? एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सिर्फ 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये दिया कहाँ पर है? 22(4) में। कहाँ पर दिया है? अनुच्छेद 22(4) में। ठीक है, चलिए आगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन वही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बताइए मुझे कब तक रखा जा सकता है? सर 3 महीने। सर जी 3 महीने। अब तो ये क्वेश्चन याद हो गया। हैप्पी बर्थडे। ओके, याद है, बिल्कुल याद है सर। तो किस अनुच्छेद में है ये? संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है, और 22(7) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। चलिए आगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। ऐसा है क्या? मान लिया जब किसी कैदी ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर दिए तो ऐसे कैदी को पैरोल पर छोड़ा ही जाएगा, यानी कि इसको पैरोल को मना नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है भैया, ये तो स्टेट पर निर्भर करता है कि आपको छोड़े या ना छोड़े। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पहला गलत और दूसरा सही। चलिए, कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ ही रिहा करने की प्रणाली है। पैरोल है क्या? पैरोल क्या है? कैदी है, उसको दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। हमने देखा कि वो पैरोल पर बाहर आ गया, बेल पर बाहर आ गया, ये सुना होगा आपने। कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सजा होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो
दोनों अलग अलग है, पैरोल अलग है, फरलो अलग है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है। ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित है। पैरोल क्या होता है? कैदी का अधिकार नहीं है, याद रखना, पैरोल के अधिकार नहीं है। कौन सा? पैरोल। ऐसा नहीं है कि उसने पर्याप्त साक्ष्य दे दिया, नहीं पर्याप्त उसने सब कुछ दे दिया और आपको पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पैरोल अधिकार है ही नहीं किसी का, तो कैदी का अधिकार नहीं है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त से संबंधित विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। किसको? पैरोल को। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, वो छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि पैरोल आपका अधिकार है ही नहीं। यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में ना हो, मान लीजिए उसका रिहा होना समाज के हित में ना हो, तो उसकी रिहाई को रोका जा सकता है, या फिर आशंका हो कि वो फरार हो जाएगा, तभी उसकी रिहाई को रोका जा सकता है। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता। ध्यान रखिएगा, जिसको मृत्युदंड मिला है कैदी को, उसको पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक रोधी गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत सजा याफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? जिसने हत्या करी हुई है या UAP के तहत आतंकवाद घोषित किया गया है, तो वो भी पैरोल पर नहीं छोड़े जाते, याद रखिएगा, ठीक है। और अलग क्या है? पैरोल पर राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम हैं। क्यों है बच्चों? आपने पढ़ा है ना, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है क्या? क्या? कारागार, जेल, कारागार, जेल। ओके, तो राज्यों के अपने अलग होंगे। ओके सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल क्लियर हो गया है। 75 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता पर आ जाइए। अब कहाँ पर आ जाइए? धार्मिक स्वतंत्रता पर 24 से आगे आ जाइए। 24 तक हम कर चुके थे, आर्टिकल 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक की विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ऐसा है क्या? तो धर्म परिवर्तन कैसे करा दोगे भैया? धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही निगेटिव मामला है। तो 4 ये खत्म और ये खत्म, बचा ये वाला। धर्म प्रचार करने का अधिकार, कृपाण रखने का अधिकार और समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, तीनों ही ठीक हैं। कैसे हैं सर? एक बार समझा दीजिए, देखिए हमको समझ नहीं आया है। ओके, आइए। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, अनुच्छेद 25। याद है ना, 24 तक तो कंप्लीट कर चुके थे ना, 24 तक तो छोड़ दीजिए। अब आगे हम अनुच्छेद 25 से आगे। तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, 25(1) का स्पष्टीकरण शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ओके सर। बच्चों धर्म, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, धर्म की, अगर मैं धर्म की छोटा सा एक देख लीजिए, धर्म की स्वतंत्रता वाला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये 25 से लेकर होता है और 28 तक होता है। इधर देखिए, थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 25 से लेकर 28 तक होता है। इसमें सबसे पहला कौन सा होता है? इसमें होता है अंतकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता एक हो गया इसमें। दूसरे नंबर पर आता है आपका, क्या आता है बताइए मुझे? ये आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि जो आपका धार्मिक कार्य है उसका मैनेजमेंट करने वाला आता है इसमें, मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा इसको। और तीसरे में क्या आता है? तीसरे में क्या आता है बताइए मुझे? आगे अगर हम इससे आगे चलें तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कि करों के संदाय से स्वतंत्रता, करों के संदाय से स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा इसको भी। चौथे में क्या आता है? चौथे में 4 है ना, इसमें एक और है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित, शिक्षा में उपस्थित, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, इसके स्वतंत्रता। तो 4 हो गए 25 से लेकर 28 को, इसको याद रखिएगा। बाकी देखते हैं क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? ये कह रहा है अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। किस में माना जाता है? अनुच्छेद 25 में। किस में है? अनुच्छेद बच्चों 25 में। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहां अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या अन्य भागों को अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा,
अनुच्छेद 25 कहता क्या है? कृपाण धारण करना, कृपाण धारण करना, याद रखिएगा, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के पाने का अंग होगा, सिख धर्म के मानने का अंग होगा ये। तो इसको कृपाण धारण करना को गलत नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। ओके। दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, वरना बहुत आगे ले गया तो दिमाग मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता है इतना पॉलिटी में। 77 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, फिर वही बताइए मुझे, धर्म की स्वतंत्रता से। सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, 100 करोड़ रुपए का क्वेश्चन था ये उस टाइम पे जब आया था, और 1996 में था ये। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? अभी मैंने क्या बताया था, हिंदू में कौन कौन आते हैं? सर हिंदू में तो सिख, जैन और बौद्ध आते हैं केवल। एक तो सिख आएंगे सर, हिंदू में एक तो सिख आएंगे, एक बौद्ध आएंगे और एक जैन आएंगे। ये नहीं आएगा पारसी, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो पारसी इसमें नहीं आते बच्चों। ओके, तो क्या कह रहा है इसमें, कौन कौन से आएंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? पारसी शामिल नहीं है। 79 संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है? 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। कैसे अधीन नहीं है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए। 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? मानववाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट 80वां देखिए क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? संविधान का अनुच्छेद 26 कौन सा है, बताइए मुझे। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये मैनेजमेंट को दर्शाता है, धर्म को, धर्म का मैनेजमेंट होता है 26 में। तो ये कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए मुझे, क्या प्रतिबंध है? लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था बिगड़ती है, कुछ होता है, बिल्कुल इसके आधार पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में भी हो सकता है, उसके बाद शिक्षा में भी, सदाचार, ये है सदाचार, उसके बाद स्वास्थ्य सर हो सकता है, धर्मनिरपेक्षता सर हो सकता है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अभी क्या पढ़ा था हमने पीछे? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। कैसे पढ़ा था? तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्या पढ़ा था हमने, ये देख ही चुके हैं। 25(1) के अनुसार लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, बताइए मुझे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। बिल्कुल ठीक है, मानव दुर्व्यापार, जबरदस्ती किसी को शोषण करना, किसी को काम पे लगाना, यही होता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, हमने पढ़ा था 23 में है। उसके बाद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी पढ़ा था 24 में है। उसके बाद 26 में क्या पढ़ा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है, ये भी पढ़ा है। उसके बाद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ऐसा है क्या? सर ऐसा नहीं है, ये गलत है। कैसे? देखिए अब अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। कौन सा? अनुच्छेद 30 से, ना कि 29 से, ध्यान रखना। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलाश्रम, अनुच्छेद 24 बालकों को खानों में या फिर जो हजार्डस आपके फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें लगाने में, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से, अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। ठीक है, चलें, ओके चलिए। 42वीं सीमा देखिए,
चलिए 82वां देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32 और 31 के बारे में दे रखा है। बताइए, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अगर किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती उससे काम करवाया जाता है या फिर काम करवाने के बाद उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं तो कौन से अनुच्छेद में आता है ये? अनुच्छेद 23 में। बिल्कुल ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये किस में आता है? अनुच्छेद 29 में। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है? 32 में। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रशासन करने का अधिकार ये किस में आता है? तो ये आता है 30 में, ना कि 31 में। तो किस में आता है? 30 में। यही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, पूरे 70 करोड़ रुपए के लिए भैया ये करना है आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए मुझे। अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं, जो बहुत कम संख्या में होते हैं, उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। और उनके मनपसंद शिक्षण खोलना, शिक्षण संस्थानों को खोलना, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह खोल लेते हैं, तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है वो अधिकार? तो अनुच्छेद 30 में। किस में? 30 में, याद रखिएगा। आगे चलिए 84 क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 28 में, 29 में, 30 में या फिर 31 में? क्या बताया था अभी? अनुच्छेद 30 में। किस में? 30 में। ओके, चलिए आगे 85वां देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये क्वेश्चन तगड़ा सा है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन सुनिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। क्या ऐसा है क्या? भारत का संविधान अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद कारण देखिए, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखो मान्यता वो प्रदान नहीं करता, ना तो वो परिभाषित करता है ना मान्यता है, तो दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संविधान केवल भाषाई और धार्मिक, ये ठीक है, और ऊपर वाला भी ठीक है कि आपका जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ए और आर दोनों ठीक हैं, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, चलिए देखिए 30(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। 30(2) क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। स्पष्ट अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। 86 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आंसर तक पहुंचना है, सामदम दंडभेद कुछ भी करना पड़े। ठीक है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस किस को? धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक और भाषाई दोनों को? तो धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है भारतीय संविधान। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? कौन से किसको संविधान द्वारा, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, पता है आपको, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? भारत के सभी न्यायालयों के पास, या फिर संसद के पास, या फिर राष्ट्रपति के पास, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास? किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? बताइए। 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अगर आपके अधिकार कोई हनन करता है, आपकी स्वतंत्रता का कोई हनन करता है, आपको परेशान करता है, तो आप कहाँ जाते हैं अपने अधिकारों को लेकर? सर मैं जाता हूँ न्यायपालिका यानी कि कोर्ट में। तो संरक्षक कौन हुआ? कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए,
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आपको सहायता प्रदान करेंगे या फिर उपचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। 89 देखिए क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर मंत्रिमंडल है। बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, आपके जो अधिकारों का वो रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। आप अगर आपके अधिकारों को कुछ छीनता है तो आप कहाँ जाते हैं, सीधे कोर्ट में जाते हैं ना, वही है। देखिए 90 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को। तो न्यायपालिका को। ठीक है ना, न्यायपालिका को, याद रखिएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है। देखो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आया एक ही। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, संसद को, महान्यायवादी को या राष्ट्रपति को या फिर उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या है बताइए फटाफट। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है पीछे। सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का देखिए आगे, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। 92 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक बार ठीक से पढ़ना, कभी कभी नहीं को छोड़ देते हैं हम कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं को जरूर हाईलाइट कर लेना। पहला क्या कह रहा है कि KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऐसा है क्या, KM मुंशी संविधान का जो प्रारूप बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें KM मुंशी भी थे। बिल्कुल थे, तो ध्यान रखिएगा KM मुंशी भी थे। उसके बाद संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल स्वीकार किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की गई। ये भी ठीक है। लेकिन डी देखिए एक बार, डी क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। सर पिछले 5-6 क्वेश्चन से मैं क्या समझाता हुआ आ रहा हूँ आपको, क्या समझाता हुआ आ रहा हूँ, संरक्षक है कौन, राष्ट्रपति है क्या। ठीक से आंखें खोलिए एक बार, देखिए सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट, वरना कोर्ट। अगर ऑप्शन में कोर्ट है तो कोर्ट लगा के आना है, न्यायालय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो बताइए अनुच्छेद 32 क्या कहता है आपका। इसी अनुच्छेद के अनुसार बच्चों, जो आपका अनुच्छेद 32 है ना, इसी के अनुसार आपकी अधिकारों की रक्षा करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, बताइए मुझे। तो अनुच्छेद 32 है वही वाला, आर्टिकल 32, इसी को संविधान की आत्मा कहा है। कौन से, संविधान की आत्मा, और इसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलिए। 95 क्या करा, 95 देखिए फटाफट। कथन और कारण का है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी पीछे बताया है, क्या बताया है कि कथन ए में 2 दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसीलिए कहा है क्या, बिल्कुल इसीलिए कहा है क्योंकि अनुच्छेद 32 आपके अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा है। तो ए और आर दोनों ठीक हैं, कथन और कारण, और ए का स्पष्टीकरण भी सही देता है। चलिए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक से सुनना है, इधर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय
नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? बताइए मुझे। ये घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, कान ऐसे ना पकड़ के, कान ऊपर से पकड़ा गया, लेकिन क्वेश्चन वही है, आपसे पूछा है, सीधा सीधा आपको भाषा में जवाब दूं तो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का कौन से अनुच्छेद में है? या फिर मैंने जो बताया है वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? बताइए। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 वही है। ठीक है, याद रखिएगा, बोलना नहीं है। एक बार देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, भूले हुए तो नहीं? ओके, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट आप जानते हो ना, रिट जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा होगा, परमादेश पढ़ा होगा, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये रिट ही बोलते हैं इनको। तो रिट निकालने की जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? इसके तहत उच्च न्यायालय को है, ये हाई कोर्ट निकालती हैं इसके तहत, और जबकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओके, चलिए 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक बार आसान भाषा में सुनिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अनुच्छेद 32 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 रिट निकालती है। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। मान लीजिए आपको किसी हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट एक आदेश जारी करती है आपके लिए। इसके द्वारा क्या होता है कि बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंतर्गत न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत करें, कि फौरन जितना जल्दी हो सके आपको कोर्ट के सामने लेके जाएं। ये कौन करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 98 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? फिर वही है, कौन सी है बताइए मुझे। इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा। इंग्लिश भी और हिंदी भी, कभी कभी इंग्लिश आ जाती है, कभी कभी हिंदी आ जाती है। ओके, चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सुमेलित करना है, क्या करना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, या फिर आगे देखिए उसके बाद प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। हमको एक ही पता है, कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये क्या कह रहा है बताइए मुझे। बंदी प्रत्यक्षीकरण कह रहा है हमको शरीर चाहिए, यानी कि ए का 4 हमको शरीर चाहिए। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फटाफट हमारे सामने लेके आइए उस व्यक्ति को, यानी कि हमको शरीर चाहिए। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रहेगा ना, क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब देखिए, हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं, तो बी का हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 3, हम आदेश देते हैं। अब इसको एक बार देख लीजिए यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है हमको शरीर चाहिए, परमादेश होता है हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख, इसको प्रतिषेध बोलते हैं, उत्प्रेषण होता है पूर्णतया सूचित कीजिए, हमको सूचना दीजिए, अधिकार परीक्षा होता है किस आधार से आपने ये सब काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, पांचों को एक बार फिर रिपीट करना, आराम से वीडियो पॉज करना और देखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे 101 से आगे, रिपीट करना। अगले जो क्वेश्चन आएगा कल वो आपका रिवाइज करेगा इसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो 100 पर रोकते हैं अभी, और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें फंडामेंटल राइट में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मूल अधिकारों से, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बाकी हमारे साथ लगे रहिए, 90 डेज तक हार्ड चैलेंज, ROE को सीधा टारगेट करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है।